गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी B.Ed सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड चल रहा है सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में हर्बेरियम के बारे में बताया था कि हर्बेरियम सीट को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो शुरुआत हमने की थी फील्ड में जाने से कि हम फील्ड में जाते हैं और वहाँ कोई प्रतिरूप वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसे प्रयोगशाला में लेकर के आते हैं और वहाँ पर उसको परिरक्षित किया जाता है, यानी उसकी हर्बेरियम सीट तैयार की जाती है। तो हर्बेरियम सीट तैयार करने के लिए एक बड़ी ट्रे में, ट्रे का साइज मैंने आपको बताया था 12x18 इंच का होना चाहिए। इस ट्रे में गोंद को एक तरह से तनु विलयन के रूप में बनाना है, यानी कि एक तरल पदार्थ उसका हम कर लेते हैं और पादप को उसकी एक सतह जो है पादप की वो उसके अंदर हम रख देते हैं, जिससे कि उसकी एक सतह पर गोंद जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद हम उसे हर्बेरियम सीट पर आरोपित कर देते हैं, यानी कि आरोपण कर देते हैं, उसका माउंटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी हर्बेरियम सीट तैयार हो जाती है। पादप को हर्बेरियम सीट पर चिपकाने से पहले उसे प्लांट प्रेस में अच्छी तरह सुखाया जाता है। सुखाने के दौरान ब्लॉटिंग पेपर या अखबार को लगातार बदला भी जाता है समय अंतराल के साथ साथ। तो हर्बेरियम को हमने इस तरह से तैयार किया। हर्बेरियम सीट जब तैयार हो जाती है, यानी कि एक पादप की अगर आपके पास 10 प्रतिरूप हैं तो उन सभी 10 प्रतिरूप को एक ही फोल्डर में रखा जाता है। कागज का मोटा फोल्डर होता है, उसमें हम उसको रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसे हर्बेरियम में एक निश्चित वर्गीकरण पद्धति के तहत उसको व्यवस्थित किया जाता है। जिस तरह से हम लाइब्रेरी में, संस्थानों में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में किताबें किस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से लगी हुई होती हैं, उसी तरह से हर्बेरियम में हर्बेरियम सीड्स को या उनके बने फोल्डर्स को खांचों या अलमारियों में किसी निश्चित वर्गीकरण पद्धति के तहत उनको व्यवस्थित किया जाता है, ताकि उन प्रतिरूपों का या जो नए बने हुए प्रतिरूप हैं उनका एक तुलनात्मक अध्ययन आसान हो सके। साथ ही साथ जब हम खांचों में और अलमारियों में इस तरह से व्यवस्था करते हैं तो हम एक निश्चित वर्गीकरण पद्धति का ध्यान रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए में बेसी का दिया वर्गीकरण जो है वो काम आता है। इसी तरह से भारत और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में बैंथम हुकर प्रणाली काम में ली जाती है, जबकि बाकी के यूरोपीय जो देश हैं उनके अंदर काम ली जाती है एंगलर एंड ब्रेटल की विधि। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अब हर्बेरियम सीट को या उन फोल्डरों को हमने खांचों या अलमारियों में व्यवस्थित कर दिया है, लेकिन उसके बाद उनका रख रखाव भी जरूरी हो जाता है ताकि वो लंबे समय तक वहाँ प्रिजर्व रह सके, सुरक्षित रह सके। तो उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी सुरक्षा के लिए प्रयोगशाला में कुछ विधियाँ काम में ली जाती हैं, जैसे प्रतिरूपों को जीवाणुओं, कवकों, सूक्ष्म जीवों से, बैक्टीरिया से बचाने के लिए हमें उनके लिए कुछ करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम करते हैं एक तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन, एक तो ये लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा नैप्थलीन की गोलियां भी, नैप्थलीन की गोलियां, नैप्थलीन, इनको हम इनकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन खांचों या अलमारियों में रख देते हैं। जिस तरह से हम अपने घरों में कपड़ों को रखते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो उन कपड़ों से या जो भी कीमती सामान है उससे वो दूर रहे, उसी तरह से इन फोल्डरों को सुरक्षित रखने के लिए पैराडाइक्लोरोबेंजीन और नैप्थलीन गोलियां उनके अंदर रखी जाती है, जिससे कि सूक्ष्म जीव उससे दूर रहते हैं। दूसरा उपाय ये किया जा सकता है कि 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड का घोल बनाया जाता है। इसमें बनाया जाता है, स्प्रिट में बनाया जाता है। स्प्रिट जो होती है उसके अंदर 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड को हम घोल लेते हैं और उसके बाद उसका छिड़काव किया जाता है, यानी उसका स्प्रे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो हम उपाय कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि साल में 1 या 2 बार, यानी वर्ष में 1 या 2 बार किसी बंद कक्ष या कमरे में उनको जो एक कार्बन डाइसल्फाइड गैस है
उसके द्वारा ध्वनित किया जाता है, यानी उनको धुआं दिया जाता है, जिससे कि उनके आसपास जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, जिससे पादप या प्रतिरूप सुरक्षित बना रहता है। तो ये हम कुछ सावधानियां या कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हर्बेरियम सीड को सुरक्षित हम रख सकते हैं। तो ये तो थी कुछ मौलिक बातें। आगे है आधुनिक वर्गीकी में पादप संग्रहालय की भूमिका। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, मॉडर्न सिस्टमैटिक है, उसमें किस तरह से हर्बेरियम अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, पादप वर्गीकी के क्षेत्र में होने वाले समस्त अध्ययन, जितने भी अध्ययन होते हैं, उनकी धुरी माना जाता है प्लांट हर्बेरियम। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पादप का वर्गीकीय अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम हमें उसकी पहचान करनी जरूरी होती है, और पहचान का सर्वोत्तम साधन क्या होता है? हर्बेरियम होता है, यानी हर्बेरियम सीड होती है। तो इस तरह से पादप वर्गीकी का अध्ययन करने का जो प्रथम, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो उनकी धुरी है, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है? हर्बेरियम होता है। ठीक है, इसके अलावा पादप संग्रहालय यानी हर्बेरियम से हमें पादपों के आवासों और उनकी आकारकी के बारे में या उनके लक्षणों संबंधी जानकारी वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे हमें हम गए फील्ड में, हमारे पास एक प्रतिरूप हम लेकर के आए हैं, लेकिन हमें उस प्रतिरूप या पादप की जानकारी बिल्कुल नहीं है, केवल हमें कुछ उसके लोकल जो लक्षण हैं वहाँ के और लोकल नाम है वही हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी हर्बेरियम शीट तैयार करेंगे, फिर उसको हर्बेरियम में ले जाकर वहाँ मौजूद पहले से हर्बेरियम शीट जिसके अंदर उस जैसे कुछ लक्षण मौजूद हों, उसके साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और फिर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये पादप कौन सी फैमिली का है या ये पादप कौन सा जीनस हो सकता है। तो इस तरह से हम पादपों की पहचान कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि पादपों संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें हर्बेरियम से मिल जाती हैं, जिसमें कि उनके आवास और लक्षणों संबंधी जानकारियां शामिल होती हैं। इसके बाद आता है जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, जो भी बड़े कॉलेज का मतलब यूजी, पीजी कॉलेज जितने भी हैं, और जो महाविद्यालय हैं, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय, उन सभी में हर्बेरियम निश्चित रूप से आवश्यक होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भी है कि वर्गीकी का अध्ययन जो है वो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होता है? पादपों की पहचान से ही शुरुआत होती है। और पादपों की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक उचित या सर्वोत्तम स्पेसिमेन मौजूद हो, जिसके साथ हम जो अज्ञात पादप है उसकी तुलना करके, तुलनात्मक अध्ययन करके हम उस अज्ञात पादप के लक्षणों संबंधी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं, उसकी आकारकी के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके जनन संबंधी लक्षणों के बारे में पता लगा सकते हैं, उनकी हैबिटेट के बारे में, उनके आवास के बारे में और हैबिट यानी नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वहाँ पर हर्बेरियम निश्चित रूप से होना चाहिए। आगे है विश्व के कुछ प्रमुख हर्बेरियम कौन कौन से हैं? तो विश्व के कुछ प्रमुख हर्बेरियम में आता है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। एक तो ये आता है, ये है इंग्लैंड के क्यू नामक शहर में रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, और इसमें लगभग 50 लाख, इसके अंदर लगभग 50 लाख हर्बेरियम सीड मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो इम्पोर्टेंट आता है वो है इसके अंदर ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये कहाँ है? ये है पेरिस में। ठीक है, ये पेरिस में है, और इसके अंदर तकरीबन 25 लाख स्पेसिमेन मौजूद है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम जो है वो कहाँ है? हर्बेरियम कहाँ है? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में है। और इसके बाद आता है ब्रिटिश म्यूजियम। वैसे पेरिस
बोटेनिक गार्डन भी है एक अलग से, पेरिस बोटेनिकल गार्डन। इसमें ये माना जाता है कि जो हर्बेरियम सीट है उसकी संख्या कितनी है, 1 करोड़ है। लेकिन लिखित में या हम ये कह सकते हैं जो ऑथेंटिक जो संस्था है सबसे ज़्यादा हर्बेरियम सीट की वो क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों। इसके बाद आता है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इसे IBG भी कहते हैं, IBG यानी इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये है कोलकाता में, शिवपुर हावड़ा, शिवपुर में है, ठीक है, शिवपुर कोलकाता, ये कोलकाता में है। और इसमें तकरीबन 25 लाख इसमें भी माना जाता है कि हर्बेरियम सीट मौजूद है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। विश्व का सबसे बड़ा गार्डन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। इसके बाद आता है FRI नंबर 5, FRI ये है देहरादून में, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। और इसके अंदर लगभग 4 लाख हर्बेरियम सीट मौजूद है। इसके बाद आता है नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, NBG, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ है, ये है लखनऊ, ठीक है। और इसमें माना जाता है लगभग 1 लाख स्पेसिमेन मौजूद है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में RU यूनिवर्सिटी में है, जयपुर हर्बेरियम के नाम से, राजस्थान में कहाँ है, नंबर 6, 7, ये है जयपुर हर्बेरियम, ये है जयपुर में, जयपुर RU यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में है ये। और इसमें लगभग 50,000 हर्बेरियम सीट मौजूद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुछ प्रमुख हर्बेरियम है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट हर्बेरियम जो है वो आपको अपनी किताब से पढ़ने हैं, जैसे कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये जब आप इसको वैसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी इसकी रूपरेखा आप पढ़ लेना। बाकी आपको बोटेनिकल गार्डन भी अपनी किताब से स्वयं ही पढ़ने हैं। तो वहाँ पर जब आप बोटेनिकल गार्डन पढ़ोगे तो उसमें ही इसका अध्ययन साथ ही हो जाता है, ठीक है। जैसे आप रॉयल बोटेनिकल गार्डन पढ़ रहे हो तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन की संपूर्ण विशेषताएं जब आप पढ़ोगे तो उनमें एक विशेषता ये भी है कि इसमें क्या है, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम पाया जाता है। उसमें प्रदर्शकों की यानी कि स्पेसिमेन की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ विश्व के प्रमुख हर्बेरियम। और इसके बाद आता है भारत के प्रमुख कुछ हर्बेरियम। तो भारत की अगर हम बात करें तो हम IBG बता सकते हैं, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर हावड़ा कोलकाता में, ठीक है। इसके बाद IBG के बाद आता है BSI या हम FRI बोल सकते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जिसमें 4 लाख है। फिर जोधपुर में है, काजरी में सेंट्रल एंड जोड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अंदर है काजरी में लगभग 20,000 हर्बेरियम सीट मौजूद हैं काजरी में। इसके बाद है NBG नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, ये है, इसमें लगभग 1 लाख स्पेसिमेन इसमें मौजूद है। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम और गार्डन, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड के क्यू नामक शहर में है, ठीक है। सबसे बड़ा रॉयल बोटेनिकल गार्डन जिसे हम कहते हैं, क्लियर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है भारत में, शिवपुर कोलकाता में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हर्बेरियम भी माना जाता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन को, ठीक है। और तीसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन माना जाता है NBG, ठीक है। लखनऊ में जो है वो NBG। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, NBG, और पहला कौन सा है, IBG। तो ये है
हर्बेरियम के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, देखिए वर्गीकी के साधनों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि हम पादपों के वर्गीकी संबंधी अध्ययन को सुगम बना सकें, जिसमें हम पहले पढ़ के आए हैं हर्बेरिया, उससे पहले हमने फील्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में, और उसके बाद आप पढ़ोगे स्वयं बोटेनिकल गार्डन के बारे में, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन की कुछ विशेषताएं मैं आपको जरूर बताऊंगा क्लासरूम में, लेकिन वैसे आपको अपनी किताब से ही पढ़ना है, ठीक है। तो आगे है टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, यानी वर्गीकी साहित्य। तो वर्गीकी साहित्य में सबसे पहला आता है फ्लोरा। फ्लोरा को वनस्पति जात कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वनस्पति जात कहते हैं। फ्लोरा होता क्या है? फ्लोरा एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें एक विशेष क्षेत्र की संपूर्ण पादप जातियों, जितनी भी पादप जातियां हैं, एक विशेष क्षेत्र की संपूर्ण पादप जातियों का एक निश्चित वर्गीकरण पद्धति के तहत संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, ठीक है। यानी पहचान करने की कुंजियों सहित रूप में वर्णन होता है। सरल रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक विशेष क्षेत्र की संपूर्ण पादप जातियों के बारे में जानकारी रखने वाली पुस्तक को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा जो है उसको हम मैनुअल भी कह सकते हैं। फ्लोरा को हम क्या कह सकते हैं? मैनुअल। इसको मैनुअल भी कहा जाता है, ठीक है, मैनुअल। तो फ्लोरा का शैक्षिक महत्व अगर हम देखें तो क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण पादप जातियों का हमें ज्ञान कराती है, ये इसका पहला है। पादपों का पर्यावरणों के साथ, जितना पादप का पर्यावरण के साथ संबंध हमें क्या बताता है? फ्लोरा बताता है, क्योंकि फ्लोरा में संपूर्ण जानकारी निहित होती है, इसलिए पादपों के पर्यावरण संबंधी लक्षणों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। फ्लोरा में जंगली जातियों का वर्णन होता है, ठीक है, लेकिन जंगली और पृष्ठ दोनों जातियों का भी हो सकता है। वैसे जंगली का ही होता है अधिकतर, लेकिन दोनों जातियों का वर्णन भी इन्हीं फ्लोरा में मिल जाता है। और पादप पहचान के लिए फ्लोरा में कुंजियां, विशेष प्रकार की कुंजियां बनी होती हैं, कीज बनी होती हैं। उन कीज की सहायता से हम पादपों की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे है टाइप्स ऑफ फ्लोरा। नेक्स्ट, फ्लोरा को हमने देख लिया, ऐसी पुस्तक जिसमें किसी एक क्षेत्र विशेष की संपूर्ण पादप जातियों के बारे में वर्णन मिलता है। अब फ्लोरा के प्रकार क्या है? फ्लोरा के प्रकार जो है वो BSI ने, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निर्धारित किए, ठीक है, जो नेशनल लेवल का हो सकता है, स्टेट लेवल का हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे नेशनल लेवल का। नेशनल फ्लोरा नंबर 1। नेशनल फ्लोरा कहाँ पर है? नेशनल फ्लोरा जो है वो हमारे भारत में कहाँ है? कोलकाता में है। इसे हम कहते हैं फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका वॉल्यूम है 7। इसका कौन सा वॉल्यूम है? ये 7th वॉल्यूम है, ठीक है। ये दिया गया था 1896 में, सॉरी 1876, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हो गया नेशनल लेवल। दूसरा आता है स्टेट लेवल, यानी स्टेट फ्लोरा। तो एक राज्य की संपूर्ण पादप जातियों के बारे में जानकारी किसमें मिल जाती है? स्टेट फ्लोरा में मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे कि फ्लोरा ऑफ राजस्थान बाय सेठी, फ्लोरा ऑफ राजस्थान बाय सेठी एंड सिंह। इसके 3 वॉल्यूम हैं, 3 वॉल्यूम है इसके, 3 वॉल्यूम, ठीक है। और ये कब कब दिए गए हैं?
ये दिए हुए हैं 1988, 91 और 93। इस तरह से ये स्टेट फ्लोरा है। तीसरा आता है डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा, जैसे फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा, फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा ये दिया गया है सेठी के द्वारा। फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा किसके द्वारा दिया गया है? सॉरी, वी सिंह के द्वारा दिया गया है। वी सिंह, ये वी सिंह के द्वारा दिया गया, ठीक है। और इसी तरह से फ्लोरा ऑफ टाउन दिया गया है सेठी के द्वारा, ये दिया गया है सेठी। ये भी 1983 में दिया गया और ये भी 1983 में दिया। तो इस तरह से फ्लोरा जो है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लोरा ऑफ BSI यानी जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग फ्लोरा 3 प्रकार का हो सकता है, नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो नेशनल लेवल का उदाहरण है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉल्यूम 7 1876 में। स्टेट फ्लोरा, फ्लोरा ऑफ राजस्थान बाय सेठी एंड सिंह, इसके 3 वॉल्यूम है। फिर डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। तो ये तो हो गए मुख्य 3। इसके अलावा हमारे अब जैसे भादरा है तो भादरा में भादरा का तहसील स्तर का भी फ्लोरा हो सकता है। तहसील स्तर पर पाई जाने वाली संपूर्ण पादप जातियों का वर्णन जिसके अंदर मौजूद हो, ऐसी पुस्तक भी हो सकती है, ठीक है। तो एक क्षेत्र विशेष हो सकता है, वो कोई भी हो, मुख्य रूप से ये 3 माने जाते हैं। क्लियर? तो ये फ्लोरा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मोनोग्राफ। अगला है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है? देखिए, मोनोग्राफ एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी एक पादप कुल, ट्राइब या वंश का संपूर्ण वर्णन होता है। चाहे तो एक कुल का हो सकता है, चाहे एक वंश का हो सकता है, एक ट्राइब का भी हो सकता है, ठीक है। तीनों का सम्मिलित रूप से नहीं होता है, यानी तीनों का सम्मिलित रूप से कब होगा, कब माना जाएगा? जब फैमिली का होगा तो उसमें ही आ जाता है सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से एक ऐसी पुस्तक जिसमें पादप कुल, ट्राइब और संपूर्ण जो जीनस है, जीनस का संपूर्ण क्या होता है, विवरण दिया होता है। तो एक किसी एक टैक्सोन के समस्त पहलुओं, देखिए टैक्सोन मैंने आपको बताया था कि किंगडम, फिर इसके बाद डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज और फिर आता है आगे वैरायटी। तो इस तरह से ये है टैक्सोन। तो किसी भी एक टैक्सोन का, इसका मतलब यही है, किसी भी एक टैक्सोन का, मोनोग्राफ में किसका वर्णन होगा? किसी एक टैक्सोन का वर्णन होता है, ठीक है। तो किसी भी एक टैक्सोन का वर्णन उसके समस्त पहलुओं का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंधित जानकारी। समस्त पहलुओं से मतलब है कि उसकी पौधे की जो उनकी आकार की है, वर्ग की, टैक्सोनोमी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, इकोलॉजिकल और उसके अलावा फिजियोलॉजिकल, पैलिनोलॉजिकल, जितनी भी प्रकार का जो वर्णन है वो संपूर्ण विवरण एक टैक्सोन का कहाँ मिल जाता है? हमें मोनोग्राफ में मिल जाता है। तो एक मोनोग्राफ या एक पुस्तक में किसी एक टैक्सोन का संपूर्ण वर्णन मिल जाता है, अर्थात उसकी आकारकी का वर्णन भी हो जाएगा उसमें, उसकी एनाटॉमी यानी कि उसकी शारीरिकी का भी वर्णन हो जाता है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी का वर्णन हो जाता है, कोशिका विज्ञान संबंधी लक्षणों का वर्णन हो जाता है और इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी है उससे संबंधित वर्णन भी मिल जाता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान रखती है, संपूर्ण ज्ञान किसी एक टैक्सोन का रखती है, उस पुस्तक को हम क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं। मोनोग्राफ जैसी ही एक पुस्तक और होती है जिसे हम रिवीजन कहते हैं। मोनोग्राफ जैसी ही एक पुस्तक और होती है जिसको हम रिवीजन कहते हैं। तो रिवीजन क्या है? रिवीजन एक क्षेत्र विशेष की पुस्तक मानी जाती है, यानी एक क्षेत्र विशेष की पुस्तक है। किसी एक विशेष क्षेत्र में किसी एक टैक्सोन
क्षेत्र विशेष नहीं पाया जाता, यानी एक टैक्सोन का वर्ल्ड वाइड स्तर पर पूरी जानकारी पाई जाती है मोनोग्राफ में। जबकि रिवीजन जो होती है उस पुस्तक में क्या होता है कि किसी एक टैक्सोन का संपूर्ण विवरण मिलता है एक क्षेत्र विशेष के आधार पर। अर्थात जैसे मान लो कि हम एक जीनस में जैसे हम ले लेते हैं ट्रिटिकम स्टाइलम यानी कि गेहूं, तो गेहूं का अपने बाजरा क्षेत्र में किस तरह से जो गेहूं है उसकी कितनी जातियां पाई जाती है, उनमें कौन कौन से तरह के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी एक क्षेत्र विशेष का वर्णन है वो किस में मिल जाता है, रिवीजन में मिल जाता है, ठीक है। और मोनोग्राफ में वर्ल्ड वाइड स्तर पर जो लक्षण होते हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। तो रिवीजन वह पुस्तक है जिसमें किसी एक टैक्सोन को उसके एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है। तो कुछ मोनोग्राफ मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। कुछ मोनोग्राफ कौन कौन से हैं। एक तो है जी बेंथम, इसका मोनोग्राफ है, ठीक है। कैंडोले का, एक मोनोग्राफ इसका भी है। जो बेंथम का है उसके मोनोग्राफ का नाम क्या है, स्क्रोफोवेरिएसी इंडिसी, यानी इस फैमिली का इसमें संपूर्ण वर्णन मिल जाता है। इसी तरह से कैंडोले का है मोनोग्राफी फेनेरोगेरम, तो इसमें फेनेरोगेम्स जो हैं उनका संपूर्ण वर्णन मिल जाता है कैंडोले के जो मोनोग्राफ है। इसी तरह से पी माहेश्वरी, एक इसका भी मोनोग्राफ है जिसके अंदर बोटेनिकल मोनोग्राफ ऑफ नीटम। ये जो नीटम है ये एक पादप का नाम है। नीटम क्या है, एक पादप है। ये कौन सा पादप है, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, साइकेडिक का है ये जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो इस नीटम के बारे में पी माहेश्वरी ने एक मोनोग्राफ लिखा है। इसी तरह से के.एम. गुप्ता का एक मोनोग्राफ है। तो के.एम. गुप्ता का जो मोनोग्राफ है उसमें इसी तरह से बोटेनिकल मोनोग्राफ ऑफ मार्सिलिया क्या है, एक टेरिडोफाइट प्लांट, ठीक है। ये टेरिडोफाइट प्लांट है। तो इस तरह से ये सारे मोनोग्राफ के उदाहरण हो गए। इसके बाद आता है तीसरा आइकन। आइकन के बारे में बस मैं एक मिनट में बता देता हूँ आपको कि ऐसी पुस्तक जिसमें पादपों या उनकी शाखाओं के हूबहू चित्र दिए हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं, जो कि पादप पहचान के उपयोगी होते हैं, यानी पादपों की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सूक्ष्म आकार के लक्षण जैसे रोम है, कांटे हैं, प्रतान है, ऐसे लक्षणों को भी इसके अंदर दर्शाया जा सकता है। तो ऐसी पुस्तक होती है जिसमें पादपों की बाह्य आकृति के हूबहू चित्र दिए हुए होते हैं जो कि पादप पहचान में सहायक होते हैं। तो डब्ल्यू राइट का इसमें आइकन एक फेमस है, इलुस्ट्रेशन ऑफ इंडियन बॉटनी। इसी तरह से बुकर का भी है इलुस्ट्रेटेड हिमालय प्लांट फोलियो, और माहेश्वरी का है इलुस्ट्रेशन ऑफ फ्लोरा ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये कुछ आइकन है जो कि महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम जानेंगे बोटेनिकल गार्डन के बारे में कुछ जरूरी बातें, और ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम टैक्सोनॉमी में जो कीज हैं यानी पूंजियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, यानी असली जो टैक्सोनॉमी है वो अब स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।